प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर के पहले भाग को कंप्लीट किया है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी के चुंबकत्व वाले वीडियो में हमने पृथ्वी के चुंबकत्व के घटक, क्षैतिज घटक क्या होता है, ऊर्ध्व घटक क्या होता है, उनमें क्या संबंध होते हैं, नति कोण क्या होता है, दिक्पात कोण क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में चर्चा की है। चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, इन सबको हमने विस्तृत ढंग से उसको समझाया है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी के चुंबकत्व का जो दूसरा भाग है ये वीडियो का, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें सबसे पहले तो जब चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास हमें दोनों तरफ एक एक बिंदु मिलता है जिसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ये उदासीन बिंदु क्या होता है इसको आपको समझना है। अंग्रेजी में इसको नल पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज नल पॉइंट? तो उदासीन बिंदु क्या होता है समझ लीजिए कि चुंबक के ध्रुव, जो चुंबक का आपका ध्रुव होता है, उस चुंबक के ध्रुव के दोनों ओर जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के जो चुंबक है जो बाहर रखा हुआ है, आपने जिसको रखा है, उसके चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के मान आपस में बराबर होते हैं और परिमाण में विपरीत होते हैं, वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कि पदार्थों को उनके व्यवहार के आधार पर, उन क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ द substance on the magnetic behavior of the substance। सब्सटेंस का, पदार्थ का वर्गीकरण उसके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर क्या होता है, उसका चुंबकीय व्यवहार कैसे होते हैं। तो पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ कहा गया। जैसे आप सामान्य समझते हैं कि चुंबक आकर्षित भी करता है अगर उसको विपरीत ध्रुवों को पास लाया जाए, और चुंबक प्रतिकर्षित भी करता है अगर उसके समान ध्रुवों को लाया जाए। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिकूलता का मतलब होता है कि विपरीत होना, है ना, उसी को प्रतिकूलता। तो प्रतिचुंबकीय का मतलब है कि कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की दिशा के विपरीत, या चुंबक की रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत। क्षेत्र की दिशा का मतलब जैसे इधर रखे जाएंगे तो वो इधर विपरीत दिशा, यही तो हुई। चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत मामूली सा, क्या होता है मामूली मतलब बहुत हल्का, स्लाइटली मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर, ये पदार्थ जब शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाते हैं तो कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबक नहीं प्रतिकर्षित होगा, ये पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बिस्मथ याद कर लेना है आपको, बिस्मथ Bi, जस्ता Zn, तांबा Cu और चांदी Ag। इतने जितने हमने लिखे हैं इतने तो याद ही कर लीजिए। सोना Au।
इनको आपको याद कर लेना। ये कैसे पदार्थ हैं? प्रतिचुंबकी पदार्थ हैं। क्या है? प्रतिचुंबकी पदार्थ। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ। इसकी परिभाषा बिल्कुल ठीक विपरीत होती है कि कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र रखे जाने पर क्षेत्र की ओर माने क्षेत्र की दिशा में ही मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, स्लाइटली मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर कुछ आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ आकर्षित हो जाते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? कौन से पदार्थ? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ को अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो कौन कौन से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं समझना है आपको कि सोडियम Na पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सोडियम क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। एल्यूमिनियम क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। एल्यूमिनियम आपको याद रखना है Al। और कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, या कॉपर सल्फेट किसी अवस्था में हो, CuSO4 जिसको हम कहते हैं, है ना, तो वो क्या है? आपका अनुचुंबकीय होगा। कॉपर प्रतिचुंबकीय है, लेकिन कॉपर सल्फेट जो है वो क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। कॉपर प्रतिचुंबकीय और कॉपर सल्फेट अनुचुंबकीय होता है। अब बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ की, जिसको हम अंग्रेजी में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। डाई, पैरा, फेरो, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ऐसे याद रखना आपको। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में और अनुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा विक्षेपित होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं? प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर, इसमें याद रखना है, यह पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर प्रबल रूप से, प्रबल मतलब फोर्सफुली, है ना, प्रबल रूप से क्या होते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ, या लाइन हमने छोड़ दी है, लिख देते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। उदाहरण क्या होगा? सबसे पहले तो लोहा ही है, Fe, फिर निकिल, Ni और कोबाल्ट, CO। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अगला जो हमारा प्रकरण है वो है, सब हेडिंग हमारी है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। सबसे पहले हमें समझता है क्या होता है परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल को चुंबकत्व के आधार पर भी समझा जा सकता है। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ये नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कक्षीय और चक्रण दोनों गतियां करता है। आप जानते हैं इसकी 2 स्पिन क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्रण करता है
और कक्षीय परिक्रमण भी करता है। तो इस थ्योरी को इस तरीके से लिखा जाता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। पदार्थ के चुंबकत्व की उत्पत्ति को, जो पदार्थ है उसके चुंबकत्व की उत्पत्ति को परमाणुवीय मॉडल के आधार पर समझा जा सकता है। पदार्थ के चुंबकत्व की उत्पत्ति को परमाणुवीय मॉडल के आधार पर समझा जा सकता है। इस लाइन के बाद यहां से आपका थ्योरी स्टार्ट होता है, मेन जो उसको हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में क्या लिखना है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है, सबको पता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है। परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और द्विध्रुव की भांति अगर व्यवहार करेगा तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगा, जिससे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इसकी 3 लाइनें आपको क्या लिखनी है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये इसको हम 3 डिवीजन में कंप्लीट करेंगे। फिर ये हो गया। इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षीय परिक्रमण भी करता है और अपनी धुरी पर भी घूमता है। ठीक है, जिसके कारण परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण भी करेगा और धुरी पर भी घूमेगा, तो धुरी पर भी घूमने के कारण उसमें क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की कक्षीय, जिसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की कक्षीय व चक्रण, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की कक्षीय व चक्रण दोनों के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। दोनों के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। परंतु परमाणु में आपको इस बात को ध्यान रखना है, परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अधिकांश भाग, परंतु परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। चक्रण के कारण ज्यादा उत्पन्न होता है और कक्षीय के कारण क्या होता है, कम उत्पन्न होता है। कक्षीय देखो तो जो बड़ा है उसके कारण कम उत्पन्न होगा, ऐसे आप समझ लीजिए। और जो कम जगह में घूम रहा है, कम जगह माने वो अपनी धुरी पर ही जो घूम रहा है, चक्रण के कारण ज्यादा होता है। तो इस तरीके से लिखना है, परंतु परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन में चक्रण के कारण उत्पन्न होता है और कक्षीय परिक्रमण का योगदान बहुत कम होता है। कक्षीय परिक्रमण का योगदान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने उदासीन बिंदु और चुंबकीय व्यवहार पदार्थ का, उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर उसका वर्गीकरण पढ़ा। 3 प्रकार के होते हैं, प्रचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने ये जाना कि जो चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल में जो अधिकांश चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। कक्षीय परिक्रमण का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में जो योगदान होता है वो बहुत ही कम होता है। यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको वीडियोस कंटिन्यू लाते रहेंगे। धन्यवाद।